पुरखों को याद करने वाले दिन थे वो, हरी घासों के पीले पड़ने वाला महीना, और उस साल तो बारिश भी नहीं हुई थी। आवाज़ थोड़ी धीमी और स्नेहिल हो जाती है, जैसे किसी अपने से बात कर रहा हूँ। प्रिय राना, और धीमी, जैसे कोई रहस्य की बात कह रहा हूँ। मेरे प्यारे छोटे भाई, कैसे हो तुम? उम्मीद है कि तुम जिंदा होगे। तुम्हें किसी सांप ने नहीं खाया होगा। क्या तुम्हें कोई कुआं मिला? और क्या तुमने उसमें जिंदगी की नई शुरुआत की? मैं यहाँ यही सोचता रहता हूँ, तुम्हें क्या ही तो कुआं मिला होगा, क्योंकि अब तो लोग सीधे बोरवेल करवाते हैं। कोई पुराना टूटा कुआं कहीं मिला भी होगा तो कहाँ जाकर मिला होगा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरे प्यारे भाई, मेरे इस पत्र के मिलते ही तुम जवाब लिखने में देरी मत करना। तुम ये समझो कि इस पत्र को भेजने के बाद मैं बस तुम्हारे पत्र के इंतजार में ही बैठा हुआ हूँ। आवाज़ में थोड़ी कसक आती है। तुम नहीं जानते मेरे भाई, मुझे और तुम्हारी भाभी को तुम्हारी कितनी याद आती है। तुम्हारी भाभी हमेशा मुझे कोसती है, कहती है राना तुमसे छोटा है, बड़े होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम कैसे भी करके उसे और उसकी साथिन को अपने साथ लेकर आते। लेकिन तुम तो जानते हो मेरे भाई, मैंने तुम्हें कितना कहा था, कितना मनाया था, लेकिन तुम नहीं माने। बल्कि तुम जरा सी भी हाँ कहते तो तुम्हारी साथिन तो हमारे साथ आने के लिए राजी ही बैठी थी। वो बेचारी जिसकी तुम एक नहीं सुनते हो। ये गलत बात है राना, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। सोचो किसी रोज गुस्से में वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम किसके साथ कोड़े पकड़ने जाया करोगे? किसके साथ बैठकर गलफड़े फुलाकर टर्राया करोगे? अकेले रह जाओगे, अकेले। आश्चर्य और चिंता का भाव। अरे हाँ, मैं तो पूछना भूल ही गया, उस बेचारी को कोई सांप तो नहीं खा गया? क्या करें, इस संसार में हम कीड़े खाने के लिए हैं और सांप जाती हमें खाने के लिए। कितनी अजीब बात है कि एक दूसरे को न खाएं तो जिंदा कैसे रहें। खैर, मैं इस पत्र में ऐसी बात क्यों करूं जिसे कि मैं अपने भाई के हाल जानने और उसे अपने हाल बताने के लिए लिख रहा हूं। आवाज में निराशा और सूखे का दर्द उभरता है। प्यारे राना, इस साल तो बारिश ही नहीं हुई। बलरिया गांव के चरागाह के डबरे के कीचड़ में हमारा कुनबा ऐसे रह रहा था जैसे शहरों में लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। पानी के अभाव ने हमारा जीना मुहाल कर दिया था। सावन भादों के महीने में कीचड़ भी सूख गया था मेरे भाई, और सबको वहां से निकल निकल कर जाना पड़ा था। पलायन को मजबूर थे सब। मछलियां मर गई थीं, बगुले उड़ गए थे। गूंधे जो कि सदा ही अपना घर लिए लिए घूमते हैं, चले गए थे खेतों की ओर जो कि और ज्यादा सूखे थे। हम मेंढकों ने भी सोचा कि यहाँ रहे तो मर जाएंगे। तय किया कि बलरिया से कुछ मील दूर बनास नदी है, वो भी सूखी है, लेकिन उसमें जगह जगह पानी के चहबच्चे होंगे, वहां जाकर जान बचाई जा सकती है। सैकड़ों मेंढकों का काफिला चल पड़ा था बनास नदी की ओर। कई दिन और कई रात चलकर हम यहाँ पहुँचे थे। उस सफर की कहानियां भी सुनाऊंगा कभी। थोड़ी राहत और शांति का भाव। यहाँ सभी मेंढकों को कहीं कहीं पानी वाले गड्ढे मिल गए। दो दो चार चार मेंढक उन गड्ढों में कूद गए। उनमें पहले से रह रहे मेंढकों ने शुरू में कुछ विरोध किया, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक है। पानी के हर एक गड्ढे में एक एक कछुआ है। वो रात के समय किसी चट्टान पर बैठकर कहानियां सुनाता है। चांद के नीचे बैठे हुए सब उसकी कहानियां सुनते हैं। सब कह रहा हूँ तो सबका मतलब केवल मेंढक नहीं है। सब मतलब सांप भी, बगुले भी, झींगुर भी, पेड़ों में बैठे उल्लू भी। मुझे तो लगता है तारे तक उसकी कहानी सुनते हैं। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जीवन अच्छा गुजर रहा है। आशा और प्रकृति के संकेतों का उत्साह। एक दिन मैंने सोन चिड़ैया को नदी की धूल में नहाते देखा, और एक दिन एक टिटहरी को ऊंचाई पर अंडे देते देखा।